Hello, friends. Welcome. In this session with Dr. Jong, we will understand about the governance of Delhi. काफी कुछ हुआ है पिछले 3-4 साल में, राइट? तो इसको थोड़ा अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सारी चीजें हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ की हुई है। अभी सबसे लेटेस्ट जो हुआ था, वहां पे गवर्नर को नॉमिनेशन पावर दे दी गई है कि वो यहाँ पर 10 एल्डरमैन को अपॉइंट कर सकता है इन दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, और उस वजह से पूरा यहाँ का बैलेंस गड़बड़ा गया है, राइट? और पूरे के पूरे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि दे विल साइड विद बीजेपी इन वोटिंग। राइट, नाउ इन 1989 बालकृष्ण कमेटी वाज सेट अप बाय यूनियन गवर्नमेंट, और इसने रेकमेंड दिया था दैट दिल्ली शुड कंटिन्यू टू रिमेन ए यूनियन टेरिटरी, बट उसे एक स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए, उसकी अपनी खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली देकर। राइट, यानी कि इस कमिटी के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरी ही रहेगा, बट विद ए लेजिस्लेटिव असेंबली जस्ट लाइक पुडुचेरी। राइट, और इसी के लिए फिर 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट किया गया इन 1991, जिसने दिल्ली का आज का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसे तैयार किया। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पे जो पूरी टाइमलाइन रही है पिछले 2-3 साल की, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले इशू आया 2016 में, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने साइड लिया एलजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, एलजी ऑफ दिल्ली एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, नाउ फोकस ऑन दिस वर्ड ऑल मैटर्स। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये स्टैंड लिया, दैट मीन्स इसने अपॉइंटेड एलजी, एलजी इलेक्टेड तो है नहीं, उसे तो सेंटर अपॉइंट कर रहा है, राइट? यानी कि एक अपॉइंटेड पर्सन को एग्जीक्यूटिव हेड डिक्लेयर किया, रिड्यूसिंग द पावर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, क्योंकि सभी मैटर्स में पूरा जो कंट्रोल किसके हाथ में चला गया, एलजी के। इसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में जाकर दिल्ली हाई कोर्ट की इस रूलिंग को, और यहां पर केस आया गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। तो यहाँ पे जो अपील की दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। जैसा कि सभी बाकी के स्टेट्स में होता है वैसा ही, यानी कि यहां भी एलजी की पावर को लिमिट कर दिया गया, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक्सेप्ट ऑन 3 मैटर्स, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। इन 3 मैटर्स में पूरा डिस्क्रिशन है एलजी को, बट बाकी मैटर्स पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही काम करना होगा। यानी कि फिर से पावर किसके पास आ गई, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, अपॉइंटेड आदमी के पास से। ठीक है, तो ये 2018 तक की सिचुएशन थी। लेकिन सेंटर में बैठी हुई मोदी गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड, एंड व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने पार्लियामेंट से एक अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसने यहां पर कहा दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ एलजी बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। दैट मीन्स कि अगर एक मिनिस्टर कोई स्कीम भी लॉन्च करना चाहे, सपोज हेल्थ मिनिस्टर, तो उसके उस एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए भी उसे एलजी का ओपिनियन लेना होगा। अगर आप होम डिलीवरी करवा रहे हो राशन की, उसके लिए भी कोई पॉलिसी बना रहे हो, तो आपको पहले एलजी का ओपिनियन लेना होगा। अब अगर एलजी एग्री करेंगे तो ही उसके साथ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट अपने स्टेप के साथ प्रोसीड कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने फिर से पूरा जो बैलेंस ऑफ पावर था वो किसके फेवर में टिल्ट कर दिया, एलजी के फेवर में, राइट? अब अगेन ये मैटर फिर से चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में जाके। दिल्ली गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया कि ये गलत हुआ है। ठीक है, तो फिर से मैटर आया 2023 सुप्रीम कोर्ट में। यहां पे एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये रूलिंग दी इन मई 2023 दैट दिल्ली असेंबली एंड गवर्नमेंट शैल हैव लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव पावर ओवर सर्विसेज एक्सेप्ट इन रिलेशन टू पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। यानी कि इन 3 मैटर को अगर हम छोड़ दें तो पूरी पावर होनी चाहिए लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के हाथों में इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि सिविल सर्विस ऑफिसर्स को जो काम करवाना है। क्योंकि इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि सिविल सर्वेंट्स ने मिनिस्टर्स की सुनना बंद कर दी। उन्होंने कहा सारी पावर एलजी के पास है और एलजी साहब जो कहेंगे हम वो करेंगे, हम आपके मिनिस्टर्स की बात नहीं सुन रहे। ठीक है, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था जो पैरालाइज हो गया था। मिनिस्टर कह रहा मैं काम करने को कह रहा हूं, ऑफिसर मीटिंग में नहीं आ रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे। ठीक है, तो ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यही कहा कि दिल्ली असेंबली और गवर्नमेंट, इसके पास एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर है विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज। ठीक है, सो यानी कि यहां पे फिर से पावर रिस्टोर कर दी गई इलेक्टेड गवर्नमेंट के फेवर में विद रिस्पेक्ट टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑफिसर्स की पोस्टिंग, उनके ट्रांसफर्स। अगर आप, क्योंकि आज एक नॉर्मल स्टेट में आप सोचिए, एमपी, छत्तीसगढ़ या किसी भी स्टेट में, अगर मिनिस्टर की बात नहीं सुन रहा है ब्यूरोक्रेट्स, तो वो क्या करेगा, उनकी पोस्टिंग कहीं और करवा देगा या उनको ट्रांसफर दे देगा। लेकिन यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही अधिकार छीन लिया गया। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ पे कहा कि आप बिल्कुल पोस्टिंग ट्रांसफर गवर्नमेंट कर सकती है, लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर दोनों है उसके पास। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, उनने फिर पार्लियामेंट से अमेंडमेंट कराया विद रिस्पेक्ट टू दिस सिविल सर्विस, एंड दे आस्क्ड कि आप एस्टेब्लिश करेंगे हम लोग एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ये डिसाइड करेगी ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू सर्विसेज, और यहाँ पर हेड होंगे चीफ मिनिस्टर, उनके अलावा चीफ सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। अब इस मैटर को जरा आप समझिए एक बार थोड़ा फोकस से। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये पोस्टिंग भी डिसाइड करेगी ब्यूरोक्रेट्स की दिल्ली में, और ये उनके ट्रांसफर भी डिसाइड करेगी। अब इस अथॉरिटी में 3 लोग बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं एंड होम सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर इसके हेड हो गए, ठीक है, यहां तक भी ठीक है। लेकिन एक बात बताइए कि चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो अगर सीएम साहब को पसंद भी नहीं आ रहा है कोई डिसीजन इस बोर्ड का, इस अथॉरिटी का, तो क्या होगा? 2-1 से डिसीजन तो पास हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अभी भी पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट के। चीफ मिनिस्टर अगर डिसेंट कर भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं आना है, राइट। तो अभी भी जो सिविल सर्वेंट्स का यहाँ पे पूरा जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में? दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। तो अगेन आपने रिड्यूस कर दी इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर और चीफ मिनिस्टर की पावर इन डिसाइडिंग मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज। तो अब क्योंकि सब कुछ सेंटर के हाथ में ही है, तो मिनिस्टर्स की आप सुनो चाहे ना सुनो, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर एलजी यानी कि इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट आपके फेवर में है तो आप अपनी मनमानी करते रहिए, दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, राइट। तो ये पूरी टाइमलाइन रही है 2016 से 2023 तक। तो अभी जो यहाँ पर राउस आईएएस में जब ये इंसिडेंट हुआ, बच्चे डूब के मर गए, ठीक है, उसके बाद जब पूछा गया तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो सीईओ साहब थे, ठीक है, अगेन है ब्यूरोक्रेट, उनका एटीट्यूड बहुत रफ था। ही वॉज लाइक कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, मिनिस्टर से जाके पूछो। मिनिस्टर के पास जाओ, वो कहता है कि ये सिविल सर्वेंट्स मेरी सुनते ही नहीं है, ये मेरे कहने पे काम ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी क्या करूं। तो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज करने की जिम्मेदार कौन है? ये पार्लियामेंट से जो अमेंडमेंट पास हुआ, इसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर दिया। मिनिस्टर्स की ब्यूरोक्रेट्स नहीं सुन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपनी मनमानी चला रहे हैं, मिनिस्टर जनता को कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, जनता कुछ कर नहीं पा रही है, राइट। तो ये पूरे दिल्ली का फसाद है। अब चलिए हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेते हैं आखिर दिल्ली का पूरा गवर्नेंस मॉडल किस तरीके से शुरू हुआ। इंडिपेंडेंस के पहले 1911 में दिल्ली कैपिटल बना, यू नो, ओके। लॉर्ड हर्डिंगे के हाथी पे चांदनी चौक पे बॉम्ब भी फेंका था हमारे क्रांतिकारियों ने, ठीक है। उसके पहले कोलकाता कैपिटल था। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, 1950 में ये पार्ट सी स्टेट में इंक्लूड किया गया एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस, यानी कि अभी कहीं ना कहीं एक प्रोविंस लेवल का स्टेटस इसके पास है, ठीक है। फिर 1951 में यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी स्टैब्लिश कर दी गई। व्हाट आई मीन टू से इज कि पहले दिल्ली के पास लेजिस्लेटिव असेंबली थी सिंस 1951, बट फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 1956 में, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुआ, काफी सारे स्टेट्स बने और इसने अबॉलिश कर दी दिल्ली के पास जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल हुआ करते थे। तो अभी यहाँ पे दिल्ली अब पूरी तरीके से क्या बन गया, एक यूनियन टेरिटरी। लेकिन उसके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बना दिया गया बाय दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 66 में वापस तो दे दी गई, बट वो एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल की तरह काम कर रहा था रादर देन ए प्रॉपर गवर्नमेंट। उसके बाद बालाकृष्ण कमेटी बैठती है 89 में, वो अपने रिकमेंडेशन देती है और उसी बेसिस पर 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट होता है 1951 में, जिसने स्पेशल स्टेटस दे दिया दिल्ली को, दैट मींस यूर यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और किन के पास है यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेटस? जम्मू के पास, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी इलेक्शन होंगे तो बन जाएगी, और पुडुचेरी के पास, ठीक है। चंडीगढ़ के पास नहीं है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है बट इट इज नॉट हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेटस, राइट। इसके बाद इश्यूज शुरू हुए, ये जो अमेंडमेंट पास किया सरकार ने 2023 में, ठीक है, इसने डिस्क्रिशनरी पूरी पावर दे दी है एलजी को, सब कुछ एलजी के हाथ में यहाँ पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। और वो किस तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं इसको? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बेसिस पर, ठीक, ठीक है। तो एक तो पूरी ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल चला गया एलजी के हाथ में, तो मिनिस्टर के हाथ में कुछ नहीं रहा। दूसरा, इवन लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी हम सारे स्टेट्स के बारे में जो पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर जब कहेंगे तब असेंबली का सेशन बुला सकते हैं गवर्नर, बट यहां पर असेंबली को समन करना, प्रोरोग करना या डिसॉल्व करना, ये डिस्क्रिप्शन भी दे दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर को, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो इंसिडेंट्स हुए यहाँ पर राउस में या इस तरह के जो भी इंसिडेंट होते हैं दिल्ली में, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो चुका है यहाँ का। चलिए थोड़ा सा 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंसर्ट किए गए, 239 ए एंड 239 ए बी अंडर पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
पहली रीनेमिंग कर दी गई, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को कह दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दैट इज एनसीटी। एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड कर दी गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे टोटल अगर 70 सीट्स हैं तो 10% लोग ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बन सकते हैं, यानी सिर्फ 7 मिनिस्टर्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, राइट। और इलेक्शन हो कैसे रहे, डायरेक्टली, जैसे बाकी स्टेट्स में होते हैं वैसे ही। चीफ मिनिस्टर इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। अब ये बात याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में जल्दबाजी में दिमाग में आएगा कि एलजी अपॉइंट करते होंगे जैसे कि बाकी स्टेट में गवर्नर करते हैं, नहीं। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उनको डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और अदर जो मिनिस्टर होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, राइट। अगर प्रेसिडेंट खुद नहीं करेंगे तो वो अपने किसी नौ मतलब वो पावर डेलीगेट कर सकते हैं एलजी को या किसी और को, ठीक है। बट अल्टीमेटली जो उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है वो हो प्रेसिडेंट के थ्रू ही रही है, तो ये प्रीलिम्स में गलती मत करना। सुप्रीमेसी ऑफ यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट ने अपने पास 3 पावर रखी दिल्ली के रिस्पेक्ट में, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल ये देश की कैपिटल है, तो आप एक अलग गवर्नमेंट के हाथ में नहीं छोड़ सकते, जो सेंटर में बैठी है उसके हाथ में ये पावर रहना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर अगर आपकी कैपिटल में खराब हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस ही कर सकती है, तो पुलिस सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर में ही आती है यहाँ की। और लैंड ये जरूरी है क्योंकि आप अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसी होती है यहाँ पे दिल्ली में, आपकी कैपिटल सिटी में, तो वो सब जरूरी है कि लैंड हमें किस हिसाब से कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, ठीक है। आपकी सारे मिनिस्टर्स, आपके सारे एमपी इनके लिए बंगलो वगैरह बनाने हैं, तो ये सब, इसलिए ये 3 मैटर सेंटर ने अपने पास रखे। आर्टिकल 239 ए बी ये बताता है दैट अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए, ठीक है, तब ये आर्टिकल फोर्स में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाना यानी कि इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट रूल, जैसे इलेक्शन हुए किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आई तो प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, ठीक है, तो वो लगता है अंडर आर्टिकल 239 ए बी, ओके। इसके अलावा इस अमेंडमेंट ने डिस्क्रिशनरी पावर भी बता दी एलजी की, और चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी टू इन्फॉर्म दी एलजी, ठीक है। लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर सिर्फ 3 ही मैटर में थी, लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, लेकिन अब ये डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दी गई है। सो व्हाट आर द फेडरल इश्यूज, यहाँ पे फेडरल इश्यूज क्या आ रहे हैं? फर्स्ट आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर, सेकंड प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, थर्ड इज नॉमिनेशन पावर, जो एल्डरमैन की नॉमिनेशन पावर है, 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट करना है एमसीडी में, और दूसरा सिविल सर्विस पे कंट्रोल किसका है। तो अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे सेंट्रल का ही इनडायरेक्टली कंट्रोल है बाय क्रिएशन ऑफ एन अथॉरिटी बट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। लेकिन चीफ मिनिस्टर का एक वोट कुछ नहीं कर पाता है अगर बाकी 2 वोट उसके अगेंस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन फिलहाल के लिए ये है कि एड एंड एडवाइस पे तो काम करना है एलजी को, लेकिन एलजी का कॉन्फ्रेंस लेना जरूरी है मिनिस्टर्स के लिए डे टू डे फंक्शनिंग में, और ये कॉन्फ्रेंस वो लोग देते नहीं है क्योंकि अलग अलग पार्टी पावर में। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो हमने ऊपर देखा आर्टिकल 239 ए विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स टू द प्रेसिडेंट, यानी कई बार दिल्ली सरकार की कई स्कीम्स होती हैं जो गवर्नर कह देते हैं कि मैंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज दी है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यानी किसका रेफरेंस? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या करना है। पावर ऑफ नॉमिनेशन, तो यहां पे फिलहाल के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यस, एलजी कैन नॉमिनेट 10 एल्डरमैन टू एमसीडी, ओके। तो ये बीजेपी के फेवर में थोड़ा सा टिल्ट हो गया। कंट्रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, यहाँ पे एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बना दी गई है, तो अगेन दिल्ली गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमी थी उसको डायल्यूट कर दिया गया है, राइट। सो ये न्यूज़पेपर में हमने डिस्कस किया था नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी कैपिटल के लिए। दूसरा, अब इसके अलावा काफी सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जैसे दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ओके। उसी तरीके से कई ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, जैसे एनजीटी है आपका नेशनल लेवल पे, तो उसी तरीके से दिल्ली के भी अपना है, ठीक है। तो ये जो स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है? जो पार्लियामेंट लॉ के थ्रू बनाता है या फिर दिल्ली की असेंबली लॉ इनेक्ट करके बनाती है, उन्हें हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो इसमें क्या किया है कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसे पार्लियामेंट ने बनाया है, ये तो वहां पर इट विल बी कंस्टिट्यूटेड नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। दिल्ली के अंडर में वो काम कर रही है बॉडी, बट वो पार्लियामेंट के लॉ से बनी है, तो उसका सब कुछ डिसाइड कौन करेंगे? प्रेसिडेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई बॉडी दिल्ली असेंबली के अंडर में बनी है तो उस पर फिर जो सिविल सर्विस बोर्ड अथॉरिटी बनाई गई है वो डॉक्यूमेंट करेगी लोगों के नाम जिनको एलजी अपॉइंट करेगी, यानी कि दिल्ली सरकार का रोल दोनों जगह पर नहीं रह गया। जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे कंज्यूमर फोरम ट्रिब्यूनल्स, राइट, तो इन पे कोई कंट्रोल नहीं है अब। पार्लियामेंट ने बनाई है तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही सब कुछ करेंगे, और अगर दिल्ली की असेंबली ने बनाई है तो ये अथॉरिटी करेगी, सिविल सर्विस अथॉरिटी। तो दिल्ली सरकार की पावर पूरी तरीके से यहां पर भी कट डाउन कर दी गई है। तो फर्दर स्टेप्स हम लोग क्या ले सकते हैं?
वी नीड टू एंश्योर ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू। टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन करना एंड प्रमोट कॉपरेशन। ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि जो ऑफिशियल्स हैं दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स, ठीक है, जो कि हो नहीं रहा एग्जैक्टली, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। बट यहाँ पे सरकार ने क्या किया है कि ये जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था उसको अकाउंटेबल कहाँ बना दिया आपने, एलजी के पास, और एलजी क्या है, वो एक अपॉइंटेड आदमी है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, राइट। तो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना जरूरी है, दैट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल नॉट टू द एलजी। नेक्स्ट इज टेरिटोरियल रिऑर्गेनाइजेशन करना जरूरी है। इसके लिए आप एग्जांपल समझिए कि वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल, तो उसे ये नहीं किया कि पूरे के पूरे कैलिफोर्निया को कैपिटल बना दिया और सेंटर के कंट्रोल में ले लिया, नो, उन्होंने वहां से थोड़ा सा एरिया निकाल लिया, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए कि दिल्ली के अंडर भी 7 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली, जहां पर आपकी सारी प्राइम चीजें लोकेटेड है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के ऑफिसेज, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, सभी कंट्रीज की एम्बेसीज एंड ऑल दोस्त। तो आपसे ये जो एनसीटी है जो सबसे क्रूशियल है, इसी एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ले लीजिए, और बाकी की जो दिल्ली की 6 डिस्ट्रिक्ट बच गई, 6 डिस्ट्रिक्ट, उनको पूरी तरीके से दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में दे दीजिए। दिस इज ए वे आउट, राइट। सेंटर हमेशा यही कहता है ना, कैपिटल को हम एक लोकल गवर्नमेंट के हाथ में कैसे छोड़ दें, तो आप पूरी कैपिटल को मत छोड़िए ना, आप ये इतना इतना एरिया निकाल लीजिए, जो न्यू दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट है उसको निकाल लीजिए आप, ठीक है, वो कैपिटल है हमारे देश की। हम लोग जब पूछते हैं कैपिटल तो बच्चे कई बार बोल जाते हैं दिल्ली, दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, राइट। तो टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, दैट इज पोर्शन ऑफ कैपिटल टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली, जहां पर हाउस बने होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, फॉरेन एम्बेसीज, दिस कुड बी ब्रॉट अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग द लाइंस ऑफ यूएस कैपिटल ऑफ वॉशिंगटन डीसी, एंड रेस्ट ऑफ द दिल्ली कुड बी ब्रॉट अंडर द पावर्स ऑफ दिल्ली असेंबली, ठीक है। तो एक ये सॉल्यूशन है। दूसरा, कॉपरेशन होना जरूरी है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, यूनियन टेरिटरी और लोकल गवर्नमेंट में, दैट इज एमसीडी। अगर ये तीनों विंग एक दूसरे से उलझते रहेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा, ठीक है। सो एंश्योर द पावर ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल इज नॉट इरोडेड, तो उसके लिए कॉपरेशन होना जरूरी है, right? So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.